बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग एमकैट का केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एमकैट की केमिस्ट्री के सिलेबस के अंदर हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाला चैप्टर करेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। ये चैप्टर एमकैट का सबसे ज़्यादा हमारे पास छोटा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर भी है। तो वी विल स्टार्ट बाय दिस चैप्टर। सो सबसे पहले अच्छा मैं जो थ्योरी बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर बेसिकली थ्योरी है और वो थ्योरी एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आती है। तो मेक श्योर कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो और कहीं भी नोट डाउन कर दो। ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पास किसने डिस्कवरी की थी, तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये काम हमारे पास किया था। गोल्डस्टीन ने हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उन्होंने हमारे पास पॉजिटिव रेज को डिस्कवर किया था। अब बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी किस तरह हुई थी, तो इसके लिए हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था हमारे पास कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक हमारे पास इस तरीके से ट्यूब थी। ठीक है, ये ट्यूब थी। अच्छा, ट्यूब को दोनों तरीके से साइड से क्लोज किया हुआ था। उस ट्यूब के अंदर दो हमारे पास इन इलेक्ट्रोड्स थे, एक हमारे पास पॉजिटिव से कनेक्टेड था और एक हमारे पास नेगेटिव से कनेक्टेड था। जो पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड था उसको हमने नाम दे दिया एनोड और जो कि हमारे पास नेगेटिव साइड से कनेक्टेड था उसका नाम दे दिया था हमने कैथोड। अच्छा, इधर एक बात याद रखने वाली बात है, यहाँ पर जो कैथोड था वो परफोरेटेड था, यानी इसके अंदर इस तरीके से होल्स मौजूद थे। अच्छा, दूसरी बात कि इन्होंने हमारे पास जब भी कैथोड रे जो भी ट्यूब होती है डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर दो कंडीशंस होती हैं। दो कंडीशंस को फॉलो किया जाता है जो कि एमसीक्यू है कि एमसीक्यू आप लिख सकते हो। एमसीक्यू क्या है हमारे पास कि व्हेन गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो हमारे पास क्या होता है हाई एट हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। ये दो कंडीशंस हैं जब हमारे पास क्या होता है, गैस क्या करती होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराती होती है। तो गैस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब बना दी, ये दो कंडीशंस रख दी और इसके अंदर एक गैस फिल कर दी इस तरीके से। हमारे पास ये कोई भी एम गैस है। अब नॉर्मली क्या हो रहा था हमारे पास, ये कैथोड था, कैथोड से हमारे पास रेस प्रोड्यूस हो रही थी, कैथोड रेस जो कि टूवर्ड्स एनोड मूव कर रही थी क्योंकि उन पे नेगेटिवली चार्ज था। अब क्या हुआ हमारे पास, अब इस तरीके से अगर मैं एक चीज़ दिखाऊं, ये मेरे पास गैस मॉलिक्यूल था, यहाँ से मेरे पास आ रही थी कैथोड रेस। अब क्या हुआ, इन कैथोड रेस ने इन गैस मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया हमारे पास, तो इस जब भी इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो पीछे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बन गया हमारे पास, क्या बनी या नहीं बनी हमारे पास पॉजिटिव रेस। तो इसी तरीके से क्या हो रहा था कि जब ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द कैथोड रेस ने किसके साथ पेनिट्रेट किया, हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स के साथ, और गैस मॉलिक्यूल में से क्या बाहर निकाला, इलेक्ट्रॉन इन्होंने बाहर निकाल दिया। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो इस गैस मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज थे तो दे स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स कैथोड दैट वाज नेगेटिवली चार्ज। और चूंकि कैथोड को इन्होंने इस टाइम पे परफोरेशन रखा था तो कैथोड से ये पास होकर ये पीछे इन्होंने एक ग्लो प्रोड्यूस करने लग दिया। तभी इनको हम लोग प्रोटॉन्स भी कहते हैं, कैनल रेज भी इनको हम कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास किससे पास हो गई थी, किनाल से। तो ये हमारे पास एक जर्नल एक्सपेरिमेंट। अगर मैं इस चीज़ की इक्वेशन लिखूँ तो इक्वेशन क्या होगी, फॉर एग्जांपल वी हैव एन एम गैस और उधर से एक इलेक्ट्रॉन की पेनिट्रेशन हुई हमारे पास और हमारे पास क्या बना, एम गैस पॉजिटिव आयन बन गया और दो इलेक्ट्रॉन्स पीछे से निकल गया। सो दिस इज़ हाउ हमारे पास प्रोड्यूस हुई क्या, पॉजिटिव रेज। अच्छा, अब जब पॉजिटिव रेज हमारे पास प्रोड्यूस हो गई तो ये तो एक्सपेरिमेंट था। अब पॉजिटिव रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, जाहिर है हमारे पास कि हम पढ़े जा रहे हैं। तो पॉजिटिव रेज की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से दो या तीन एमसीक्यू या एक एमसीक्यू ज़रूर आता है। तो वी शुड लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेज। तो हमें क्या पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए।
अच्छा अच्छा, प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली बात क्या है? प्रॉपर्टीज़ में आपको पता होना चाहिए, पहली बात दे ट्रैवल, क्या बताना चाहिए? दे ट्रैवल स्ट्रेट परपेंडिकुलर टू एनोड, एनोड के परपेंडिकुलर होती हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या बतानी चाहिए आपको? जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, हमारे पास दे प्रोड्यूस फ्लैश ऑन जिंक सल्फाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जिंक सल्फाइड पे ये फ्लैश प्रोड्यूस करती होती हैं। अच्छा, तीसरी बात एक और जो आप हमेशा सुनते आ रहे हो, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कि आपके पास क्या क्या है। ठीक है, दे शुड ट्रेवल परपेंडि। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हो गए। इसके अलावा हमारे पास इनका मैथ्स वाली बात, इनके चार्ज की बात देख ली जाए तो चार्ज हमें पता है इन पे क्या चार्ज होता है हमारे पास, 1.6 एक्सपोनेंट की पावर -19 कूलम चार्ज है। और अगर आप इनका मास लिखना चाहो तो वो भी आपको मास पता होना चाहिए। मास क्या है हमारे पास, 1.6727 एक्सपोनेंट की पावर -27 किलोग्राम्स में हमारे पास है। ठीक है, ये बात हो गया। अच्छा, अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं रेड से लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एमसीक्यू में घुमा कर देता होता है, वो बात, दो बातें हैं। एक तो हमने चार्ज टू मास रेशो का करना है, दूसरा हमारे पास क्या देखना है, हमने चार्ज टू मास रेशो, पहली बात हमने देखनी है चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो। दूसरा नेचर ऑफ गैस। दो बातें हमने डिस्कस करनी है, एक नेचर ऑफ गैस और एक हमने क्या डिस्कस करना है, चार्ज टू मास रेशो। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं चार्ज टू मास रेशो वाली बात। हमारे पास हमें बात पता है कि चार्ज टू मास रेशो, अगर किसी चीज़ का मास ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू, जो ओवरऑल आंसर आएगा इसका, वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। अच्छा, अब हमारे पास देखो इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशो, अब वो एमसीक्यू ये आता होता है, जो इधर से एमसीक्यू पिक होते हैं, वो बोलता है चार्ज टू मास रेशो किसका ज़्यादा है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है या प्रोटॉन का। तो हमें पता है कि चार्ज दोनों में क्या है, सेम है। अब डिफरेंस किस में आ रहा है, मास में। मास किसका ज़्यादा है हमारे पास, इसका ज़्यादा है, प्रोटॉन का। तो जब प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो इसका चार्ज टू मास रेशो क्या होगा, कम। तो इसको हम लिख जाते हैं प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशो कम है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा है। अच्छा, एक एमसीक्यू ये हो गया। दूसरा एमसीक्यू ये आ सकता है कि हमारे पास ये अब नेचर ऑफ गैसेस में भी डिपेंड करता है कि अब अगर खुदा न खासा आपके पास हाइड्रोजन गैस है तो उसका ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन के, क्योंकि ऑक्सीजन का मास ज़्यादा है। अच्छा, दूसरा नेचर ऑफ गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये बहुत घुमा कर देता है। नेचर ऑफ गैस वो ये कहता है कि नेचर ऑफ गैस जो है डज नॉट, नेचर ऑफ गैस। अच्छा, अब हमारे पास कंपैरिजन आता है कि कैथोड रेस डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन दिस। लेकिन हमें बात पता है कैनल रेस डिपेंड ऑन दिस, कैनल रेस डिपेंड्स ऑन दिस, डिपेंड ऑन दिस। तो हमने यानी अगर आपने, यानी आप क्या करोगे, हमने देखा था ना किस तरीके से हम कर रहे थे। ये देखो, हमने पर एक्सपेरिमेंट में हमने गैस ली थी और इस गैस के साथ ही पेनिट्रेशन हो रही थी किसकी, कैथोड रेस की, और जब इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे तो पीछे क्या बन रहा था, कैनल रेस। तो अल्टीमेटली आप जो गैस लोगे उस पर वो डिपेंड कर रही होगी। तो यही बात इसमें आती है और ये कंपैरिजन के फॉर्म में हमारे पास आती है। तो आई होप सो आपको ये बातें क्लियर हुई हों कि नेचर ऑफ गैस पे वो डिपेंड कौन करता है, कैनल रेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये हर साल किसी ना किसी तरीके से ज़रूर आता है और थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि
वो क्वेश्चन इस तरह देता है, या तो वो एक कंपैरिजन फॉर्म में दे देगा, या वो बोलेगा कि आपने हाइड्रोजन डाली है, अब आप बताओ क्या कैनल रेज का चार्ज सेम रहेगा। वो बोलेगा अगर अभी उसने कोई हीलियम गैस डाली है तो क्या उसमें हमारे पास कैनल सॉरी हीलियम ऑक्सीजन डाला है तो क्या उसमें हमारे पास चार्ज सेम रहेगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है शेल्स। द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू कवर इज शेल्स। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, शेल्स का है। तो ये हमारे पास कैनल रेज का टॉपिक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास, लेट मी राइट, हम लिख लेते हैं डिस्कवरी ऑफ, सो ये तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन था, रिटन सो बिग। तो अब हम करते हैं हमारे पास शेल्स। सो व्हाट आर द शेल्स बेसिकली, हमारे पास शेल्स क्या होते हैं, ये मेरे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो जगह है जहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करा रहा है वो शेल है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ टाइप के शेल्स भी होते हैं। एक होता है के एल एम एन, इस तरीके से क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। अच्छा, सब शेल्स डिवाइड हुए होते हैं हमारे पास फर्दर किसके अंदर, सब शेल्स के अंदर। ठीक है, सब शेल्स के अंदर। और सब शेल्स किस टाइप के होते हैं, एस पी टी और एफ, ये हो गए। और सब शेल्स के अंदर भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑर्बिटल वो जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है फाइंड करने की। तो 95% फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब एक और एमसीक्यू क्या आता है हमारे पास, शेल हो गया। अब हमारे पास एक और एमसीक्यू क्या आता होता है, हमारे पास 95% फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और ऑर्बिटल में एक और बात होती है एमसीक्यू। मैं एमसीक्यू हाईलाइट कर देता हूँ। एमसीक्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर, कि इलेक्ट्रॉन की कौन सी एक डिस्टेंस मेंशन होता है हमारे पास, एट विच डिस्टेंस देयर इज़ अ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास क्या होता है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम और 0.0529 नैनोमीटर। सो ये हमारे पास एक इसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब हम ज़रा थोड़ा डिटेल में जाएंगे सब शेल्स की। सब शेल्स की डिटेल में से जाने के बाद हमारे पास अब हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एस सब शेल को। तो हम पढ़ लेते हैं एस सब शेल, एस सब शेल। अच्छा, एस सब शेल। अच्छा, एस सब शेल में सबसे पहली बात एक ही ओरिएंटेशन है, शेप पता होनी चाहिए। शेप क्या है, स्फेरिकल। ठीक है, सिंगल ओरिएंटेशन यानी एक ही ओरिएंटेशन में है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास स्फेरिकल। अब हमारे पास दूसरा आता है पी सब शेल। पी सब शेल, पी सब शेल की शेप क्या है हमारे पास, डम्बल। हमें पता है क्या है, डम्बल। ठीक है, और इसकी ओरिएंटेशन कितनी है, इसकी ओरिएंटेशन कितनी है, 3 ओरिएंटेशन। ये बात पता होनी चाहिए आपको, क्या ओरिएंटेशन होनी चाहिए इसकी, कितनी ओरिएंटेशन है, 3 ओरिएंटेशन है इसकी। यानी 3 डायरेक्शन में स्प्लिट करता है। और वो डायरेक्शंस कौन सी हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी, ये 3 डायरेक्शन है। ठीक है, फिर एक हमारे पास शेल आता है। अच्छा, हमने ये दिया शेल्स हो गए। अब एस पी, फिर हमारे पास आता है डी सब शेल। अच्छा, सामने तो हमारे पास आ गया, सॉरी आई एम सो सॉरी, इस तरीके से हमारे पास, मैं ट्राइंग टू ओके, हमारे पास क्या आ जाता है फिर, चल डी सब शेल, सॉरी सॉरी, डी सब शेल। तो डी सब शेल, अब डी सब शेल के बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे, पर डी सब शेल से 2-3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तो इसकी शेप क्या है,
सॉसेजेस, ठीक है। ओरिएंटेशन आपको पता होनी चाहिए, कितनी ओरिएंटेशन, कितनी है हमारे पास इसकी, 5। और सबसे इम्पोर्टेंट, और उन ओरिएंटेशंस के नाम क्या है हमारे पास, डी एक्स वाई, ठीक है, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सबसे इम्पॉर्टेंट है डी जी स्क्वायर। अब एम सी क्यू यहाँ से क्या पिक होता है, मैं लिख लेता हूँ। एम सी क्यू क्या होता है, एम सी क्यू देयर इज़, एक इस तरीके से हमारे पास बना हुआ आता है कि दो लोब्स हैं और एक सेंटर में कॉलम है, कॉलर है। तो ये किसका शेप है, तो ये हमारे पास किसकी शेप है, डी जी स्क्वायर की, ठीक है। ये एम सी क्यू है और इज द शेप ऑफ डी जी स्क्वायर। तो आप क्या बोलोगे, उसका वो लिखा होता है उसने, या तो मेंशन क्या होता है कि उसके पास एक कॉलर है इस तरीके से और उसके पास दो लोब्स हैं, तो हमारे पास ये इसकी शेप हो गई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है, ये कई दफ़ा आ चुका है एन टी एस में भी, और अगर हम पी एम सी के पेपर्स में भी देखें तो ये आ चुका है। अच्छा, फिर हमारे पास एफ़ आता है। एफ़ हमें पता है कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ। अब हमारे पास इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट्स एन क्वांटम नंबर। और हम अब क्वांटम नंबर को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारे पास क्वांटम नंबर्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वांटम नंबर्स। सो क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या ज़रूरत पड़ी थी क्वांटम नंबर्स बनाने की, और क्या वजह थी कि हम इन क्वांटम नंबर्स को स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इस चैप्टर में एमसीक्यू जो सेट्स आते हैं वो बहुत आसान आते हैं, इसमें से कोई एमसीक्यू का सेट मुश्किल नहीं होता। खैर, अब हम आगे जाते हैं कि क्वांटम नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बेसिकली अच्छा, अब हम क्वांटम नंबर्स देखें, हमारे पास क्या हुआ था। अब कुछ पुरानी बातें याद करते हैं कि हमारे पास बोहर ने कहा था, व्हाट डिड बोहर सेड, बोहर ने बात बोली थी कि हमारे पास पोजीशन एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली डिटरमाइन हो सकती है, साइमल्टेनियसली डिटरमाइन हो सकती है, ठीक है। जबकि हमारे पास एक साइंटिस्ट आए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी ने, हाइजेनबर्ग ने कहा ऐसा बिल्कुल भी, हाइजेनबर्ग ने कहा ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप एक टाइम पर या तो पोजीशन मालूम कर सकते हो या तो आप एक स्पीड मालूम कर सकते हो। अगर आप पोजीशन मालूम कर रहे हो तो उसकी स्पीड में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, या अगर आप स्पीड मालूम कर रहे हो तो उसकी पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अच्छा, अब जाहिर है इसमें हमारे पास इश्यूज़ क्रिएट होने लग गए। अब इश्यूज़ क्रिएट होने लग गए कॉज वी नीड टू गेट एग्जैक्ट इमेज ऑफ एटम, और एग्जैक्ट इमेज ऑफ एटम निकालना उस टाइम पे बहुत मसला था। कॉज हमेशा से मैथमेटिक्स को, अगर किसी भी चीज़ को मैथमेटिक्स के ज़रिए से प्रूव ना किया जाए तो हमारे पास उसको मसला मसाइल ही कंसिडर किया जाते थे, या उसको मतलब उसमें एरर करा दिए जाते थे। तो फिर क्या हुआ, हमारे पास एक साइंटिस्ट है स्क्वाइंडर ने अपनी इक्वेशन दी, स्क्वाइंडर वेव इक्वेशन, और उसने इलेक्ट्रॉन को ट्रीट किया किसके तरीके से, द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ट्रीटेड, ये एमसीक्यू आता होता है, विच साइंटिस्ट ट्रीटेड द इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, तो आप बोलोगे स्क्वाइंडर। और स्क्वाइंडर वेव इक्वेशन भी यही है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ वेव, इलेक्ट्रॉन एज वेव। अब जैसे इसने वेव की तरह बिहेव किया तो हमारे पास कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने मैथमेटिकल इंटीजर्स के ज़रिए से एक एटम की शेप डिस्क्राइब की, तो वो क्या कहलाते हैं, क्वांटम नंबर्स। तो इन शॉर्ट क्वांटम नंबर्स क्या हैं, सेट्स ऑफ मैथमेटिकल वैल्यूज़, सेट्स ऑफ मैथमेटिक वैल्यूज़ to define shape of atom, to define shape of atom। अब अगर हम लोग देखें इनको हम क्या कहते होते हैं, क्वांटम नंबर्स। अब दे आर द 4 क्वांटम नंबर्स। हमारे पास 4 किस्म के क्वांटम नंबर्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है मेरे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है मेरे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा मेरे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल एंड स्पिन क्वांटम नंबर। दे आर द 4 क्वांटम नंबर्स। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद हमारे पास चैप्टर एंड होगा और इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस के नतीजे में जो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पेपर में आने के चांसेस होती हैं, हम उन पास पेपर्स के ज़रिए से उन चीज़ों को कवर करेंगे। आई विल सजेस्ट यू गाइज, वेदर यू आर फ्रॉम सिन बोर्ड, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड एक्सेट्रा, जिस बोर्ड से भी हो, यू हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड सिलेबस, क्योंकि मेजॉरिटी सिलेबस से चीज़ें आती हैं रेस्ट। फिर आप क्या करो, आपके पास होते हैं पास्ट पेपर्स। फॉर एग्जांपल पंजाब वाले हैं, उनके पास हमारे पास यूएचएस के पेपर होंगे, जो सिंध वाले हैं उनके पास एनटीएस के पेपर होंगे, जो केपी के वाले पास उनके ईटा के पेपर्स होंगे। अब व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट कि यू हैव टू कवर द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द पीएमसी। आपने पीएमसी का सिलेबस अच्छे से करना है, उसको याद करना है। आप किसी भी से लेक्चर ले सकते हो या जो भी है। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़, जब आप क्वेश्चन एक, फिर आपने प्रैक्टिस बुक करनी है। प्रैक्टिस बुक डिपेंड्स ऑन यू, आप किसकी करते हो, किप्स की हो गई, स्टार्स की हो गई एक्सेट्रा, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, हर सूबे के अंदर एक ख़ास बुक मौजूद है। सेकेंड थिंग इज़ दैट यू हैव टू डू पास पेपर्स। अब पास पेपर्स के अंदर चाहे वो चीज़ सिलेबस के अंदर इंक्लूड हो या ना हो, यू हैव टू गो थ्रू दैट। दिस वर्क्स अलॉट। कॉज ये है कि आप सिलेबस वाली चीज़ तो कर रहे हो, आप जो सिलेबस के आउटसाइड वाली चीज़ है ना, अगर आप उसको कर लेते हो थ्रू पास पेपर्स, तो आपने ज़ाहिर है अपने एफएससी के दौरान पढ़ा है कहीं ना कहीं हर चीज़। बट क्या होगा, आप पास पेपर जब उसका सॉल्व करोगे तो आपको एक चीज़ इन्फ्यूज़ हो जाएगी दिमाग में और आसानी भी हो जाएगी, मसला भी नहीं होगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू, यू हैव टू follow the PMC syllabus very well, then you have to follow the practice book of your choice, and the third is that you have to solve the past paper chapter wise, and you have to solve the past papers which are not even included in your syllabus, ताकि आपका ये ना हो कि आपसे अगर कुछ भी एक दो MCQ अगर बाहर से आते हैं सिलेबस से और वो आते हैं तो मसला ना हो, ठीक है, वो आपका कवर कर लेते हैं, आराम से कवर करते हैं। तो अब हम थोड़ी सी डिटेल स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, और फिर हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की करेंगे, फिर मैग्नेटिक की करेंगे और स्पिन की करेंगे, एंड फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे MCQ सॉल्व करना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो लेट्स टेक अ न्यू पेज। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते होते हैं N से। एंड व्हाट डज principal quantum number represent itself? It's represent number of shells। ये छोटे छोटे MCQs हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता होता है, नंबर ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता होता है। दूसरी बात हमारे पास एनर्जी ऑफ शेल्स को रिप्रेजेंट करता होता है, एनर्जी ऑफ शेल्स को, एनर्जी को। तीसरा हमारे पास करता होता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ सब शेल्स, और सब शेल्स। ओके, ये हो गया। अच्छा, अब एक हमारे पास यहाँ से MCQ ये उठता होता है, मैं इसको लिख देता हूँ। MCQ रेड से लिखेंगे, जो भी इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के अंदर या जो भी क्वांटम नंबर्स आएंगे तो हम उसको MCQ के रेड फॉर्म से लिखेंगे। तो MCQ क्या उठता होता है, MCQ ये उठता होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला 2n स्क्वेयर, वेयर n इक्वल्स टू, n क्या है, शेल। किस तरीके से लिखोगे, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि हमारे पास कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन m shell, so we know that for m shell value of n equals to klm, so it is 3, so you have to put the value 2 3 over here, और फिर आप 3 का स्क्वायर ले लो इस तरीके से, तो हमारे पास होगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 इंटू 2 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिममली इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आएगा हमारे पास कि वी शुड ड्रॉ अ लाइन बिटवीन दिस, आई गेस।
बी श्योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद हमारे पास आता है azimuthal quantum number. So let's start with the azimuthal quantum number. So yes, azimuthal quantum number. So we have to start with this. So the second one is azimuthal. Sorry, I'm so sorry. Where the screen? So it's an azimuthal quantum number as the muthal क्वांटम नंबर। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल। आप इसको एल से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता होता है? इट रिप्रेजेंट्स जैसे वो शेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, इट रिप्रेजेंट्स सब शेल। सबसे पहली बात ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। दूसरा हमारे पास शेप ऑफ सब शेल। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसको स्टार से बनाकर लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स। नंबर ऑफ नोडल प्लेन। एक बार एमकैट में ये आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि नोडल प्लेन क्या होता है। बेसिकली नोडल प्लेन वो जगह होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। हमारे पास इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जीरो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं हमारे पास इसके साथ साथ जिसको हमने करना है कि इसका फार्मूला रिलेटेड टू, इट इज़ रिलेटेड टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर का फार्मूला क्या है? L इक्वल्स टू n माइनस वन। यानी आप क्या करोगे? L की वैल्यू n माइनस वन, यानी आपके पास L की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? जो भी n की वैल्यू होगी उसमें से वन माइनस कर दोगे और आपके पास क्या आ जाएगा? किसकी वैल्यू आ जाएगी? एजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो सबसे अब हमारे पास देखना है कि कितनी वैल्यूज़ हैं सब शेल्स की एजीमुथल क्वांटम नंबर की। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो एमसीक्यूज क्या हो सकते हैं? तो एमसीक्यूज क्या हो सकते हैं हमारे पास? आई एम सो सॉरी, बस एक पैटर्न फॉलो करते हैं। एमसीक्यू क्या हो सकता है? सबसे पहले फॉर एस एल इक्वल्स टू जीरो, फॉर पी यू हैव टू मेमोराइज दिस वैल्यू बाय अ हार्ट, एल इक्वल्स टू वन, ठीक है। फॉर डी एल इक्वल्स टू टू, फॉर एफ एल इक्वल्स टू थ्री। अच्छा, इसका मतलब इसके नोडल प्लेन्स कितने हैं? नो नोडल प्लेन, नो नोडल प्लेन, नो नोडल। इस पे कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। एस के ऊपर कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। इस पे कितने नोडल प्लेन है? वन नोडल प्लेन। इसमें कितने नोडल प्लेन्स हैं? टू नोडल प्लेन्स। इसमें कितने नोडल प्लेन है? थ्री नोडल प्लेन्स। नोडल प्लेन्स क्या है? वो जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी होती है ज़ीरो होने की, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने एक और एमसीक्यू किया था कि व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने शेल में पढ़ा था। इसी तरीके से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल। Simple, you have to do is 2 ब्रैकेट 2l प्लस वन। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो आपको l की वैल्यू पता होगी और आप निकाल लोगे। फॉर एग्जाम्पल इन एस सब शेल, इन एस सब शेल आप कैसे निकालोगे? तो टू इंटू ज़ीरो प्लस वन। सो ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो गई और टू, तो टू इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मैक्सिमम आ गए। सो दिस इज अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर। This was all about azimuthal quantum number. So yes, this was all about azimuthal quantum number. अच्छा, अब हम नया कर लेते हैं। azimuthal हो गया। अब हमारे पास आई एम ट्राइंग टू लाइक, मैं यही कर रहा था कि एक पेज पे आ जाना ताकि बच्चों को लाइक आप लोगों को नोट्स बनाने में इस तरीके से बनाने में आसानी हो, मुश्किल ना हो। अच्छा, अब azimuthal quantum number भी हो गया। अब हम कर लेते हैं तीसरा जो हमारे पास है
दैट इज हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट्स अनदर थिंग जो कि हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक नंबर. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते होते हैं? एम. और व्हाट डज इट रिप्रेजेंट बाय इटसेल्फ? सो इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, number of orientation in magnetic field. ओके, तो एक और बात कि m किससे रिलेटेड होता है? m इज रिलेटेड टू l. m इज रिलेटेड टू पॉजिटिव नेगेटिव l. दिस इज द थिंग. अच्छा, अब हमारे पास आपने m की वैल्यू निकालनी है फॉर s, फॉर p, फॉर d, फॉर f. ये बहुत आती है पेपर में, बहुत ज़्यादा आती है. लाइक ये एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दी होती है और उसको बताता है कि हमारे पास आप इसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताओ क्या होगी. तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड इट, वेरी इजी. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. एस. एस की कितनी ओरिएंटेशन होगी? वन ओरिएंटेशन. सो एस की कितनी होगी? वन ओरिएंटेशन. ओके, और फॉर एस हमारे पास एल की वैल्यू क्या थी? ज़ीरो. एम की वैल्यू भी क्या होगी? ज़ीरो. अच्छा, अब हम देखते होते हैं, इसके बाद हमारे पास करते होते हैं पी. तो पी की ओरिएंटेशन कितनी होंगी? थ्री ओरिएंटेशन होंगी. अब हमारे पास पी की वैल्यू क्या थी? एल की. फॉर पी एल था हमारे पास वन. तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? तीन वैल्यूज आएंगी. हमें पता है क्या वैल्यूज आएंगी. रेंज होगी ना, -1 से लेके 0 और +1. तो ये हमारे पास उसकी एम की वैल्यूज हो सकती हैं. तो क्योंकि एस क्या था हमारे पास, एल क्या आ रहा था इसके लिए? एल था हमारे पास, एल इक्वल्स टू वन था. अच्छा, फिर हम करते हैं डी. डी की कितनी ओरिएंटेशन होंगी? पांच मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. और उसके लिए एम की वैल्यू कितनी होगी? अच्छा मुझे बताओ, डी के लिए एल क्या होता है? डी के लिए एल होता है टू. तो इसका मतलब वो पांच डायरेक्शन में स्प्लिट कर सकते हैं. पता था स्प्लिट? तो इट्स -2, -1, 0, +1 एंड +2. तो ये देखो पांच डायरेक्शन में स्प्लिट हो रहा है इस तरीके से. अब हमारे पास बताओ एफ के लिए, एफ कितने डायरेक्शन में स्प्लिट होगा? सात डायरेक्शन में. और एम की वैल्यू क्या होगी? इट वुड बी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. तो इससे क्या पता चला कि इसके लिए एल की वैल्यू क्या है? थ्री. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व. ये चीज़ आती है अभी पेपर में. अभी हम एमसीक्यू देखेंगे, एमसीक्यू से हमें अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है. तो नाउ तो लास्ट is, oh sorry, I'm so sorry. So it has, no, I have to. ओके, अब हम मेगा कॉलम कंप्लीट तरीके से कॉलम बन जाए. अब हमने लास्ट करना है प्रिंसिपल स्पिन क्वांटम नंबर. क्या करना है हमने? तब हम करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर. तो लास्ट क्या है हमारे पास? स्पिन क्वांटम नंबर. चौथा क्या है हमारे पास? स्पिन नंबर. अच्छा, स्पिन नंबर हमारे पास रिप्रेजेंट किया जाता है एस से. अच्छा, स्पिन नंबर में हमारे पास एक आता होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इसके लिए हमारे पास क्या आता होता है? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. पॉलीज प्रिंसिपल. पॉलीज प्रिंसिपल भी इधर आएगा और हमारे पास होन रूल्स भी इधर आएगा. दो रूल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे. पॉलीज प्रिंसिपल ये कहता होता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके जो स्पिन होते हैं ऑपोजिट होते हैं. यानी अगर एक क्लॉकवाइज आ रहा है तो दूसरा कैसा होगा?
एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे पास जो उनका स्पिन होगा वो किस तरीके से होगा, एक क्लॉकवाइज होगा और एक कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों कभी भी या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कभी भी नहीं हो सकते। ये हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स का हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अच्छा, अब एक और प्रिंसिपल हमारे पास आता होता है यहाँ पे, हुंस रूल। क्या आता होता है, हुंस रूल, एंड इट्स वेरी इजी। हुंस रूल भी यही करते हैं हम, हुंस रूल। सो व्हाट इज द हुंस रूल? हुंस रूल ये कहता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल हुंस रूल ये कहता है फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन करें, लेट टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो लेट इट बी 1s2 2s2, इट्स गेटिंग ब्लर, सो ऑक्सीजन 8 है ना, 1s2 2s2, फिर आएगा 2p(x) 2p(y) 2p(z). आई एम सो सॉरी, लेट मी इरेज दिस, थोड़ा मैं छोटा करके लिखता हूँ ताकि मेरे पास वो हो जाए, जगह हो जाए पूरी। 2p(x) 2p(y) 2p(y) एंड देन 2p(z). तो अब हुंस रूल ये कहता है कि पहले हमारे पास इस तरीके से 1s2 2s2 हो गया। अब हमारे पास कह रहे हैं कि अब आप क्या करोगे, हमारे पास कैसे पता है कि हमने इधर इलेक्ट्रॉन फिल करना है। तो वो ये कहता है कि सिंपल, पहले आप सिंगल चलेंगे इलेक्ट्रॉन सब में फिल करोगे, 1 2 3, यानी जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं आप इनके अंदर पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन डाल दोगे। अब देखो हमारे पास काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3, और ये कितने, 3 6, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब वो कह रहे हैं जब आपने एक एक बार फिल कर दिया सब में तो फिर आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गया। तो ये होता है हुंस रूल के पहले आप सिंगल सिंगल सब में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो और जब सिंगल सिंगल फिल हो जाते हैं तो फिर हमारे पास आप पेयरिंग की तरफ जाते हो। ऐसा नहीं करोगे आप अपनी मर्जी से, इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, इसमें आपने 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए और एक इसमें एक डाल दिया, ऐसा नहीं है। या बात समझ में आ रही है कि आपने एक पैटर्न फॉलो करना है। तो यू हैव टू फॉलो द पैटर्न, दैट इज कि पहले आप सिंगल डालोगे सब में और फिर आप पेयरिंग की तरफ जाओगे। तो यही हमारे पास क्या है, हुंस रूल है। होप सो आपको ये थोड़ा क्लियर हुआ हो कि व्हाट इज द हुंस रूल। अच्छा, अब हम ने ये चारों क्वांटम नंबर्स एक तरफ पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो।